दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। कहा है, भूख देखी है तिरस्कार करती आंखें, कदमों से चल चल कर रास्तों को नाम बदलते देखा है। अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ अपना काम बदलते देखा है। देखी है नाउम्मीदी अपमान देखा है, ना चाहते हुए भी माँ बाप का झुकता आत्मसम्मान देखा है। सपनों को टूटते देखा है, अपनों को छूटते देखा है। हालात की बंजर ज़मीन को फाड़ कर निकला हूँ, हालात की बंजर ज़मीन को फाड़ कर निकला हूँ। बेफिक्र रहिएगा, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूँगा। आप बस मेरा साथ बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूँगा। दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और आज जो मैंने आपको लाइनें आपको सुनाई हैं, जो लाइनें मैंने आपको बताई हैं, दोस्तों इन लाइनों को जिन शख्स ने साक्षात किया है, जिन्होंने इस लाइन को प्रमाणित किया है, एक ऐसी पर्सनालिटी से आज मैं आप सभी लोगों को रूबरू कराने वाला हूं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने ये साबित किया कि जो असंभव जो शब्द है, ये डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, ये हमारी मातृभाषा में नहीं होना चाहिए। असंभव जो शब्द है ये मात्र एक कल्पना के जैसा है। और किसी ने क्या कमाल की बात कही है, अगर आप असंभव को जितना सोचेंगे ये उतना मजबूत होता चला जाता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मनस्थिति आपकी ठीक है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक पर्सनालिटी को आज आप सभी लोगों के सामने मैं बुलाना चाहूँगा, आपसे मुलाकात कराना चाहूँगा, जिनसे मिलने के बाद, जिनसे सुनने के बाद, उनकी लाइफ को जानने के बाद मेरा अपना ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया था वो टोटली बदल चुका है। दोस्तों, उनको देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आज दुनिया में जितने लोग बहानेबाजी करते हैं अपने काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जितने बहानेबाजी करते हैं, दोस्तों सच में अगर उन्हें वो छोड़ दें और अगर अपने काम पर अगर ध्यान लगाएं, अपनी सफलता पर अगर ध्यान लगाएं, तो अपने जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक ऐसे इंसान दोस्तों जिनको अपने रोज के काम करने में जो स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, उनको पर्सनली जानने के बाद, कि जितना जीवन जीने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उतना स्ट्रगल, उतनी मेहनत अगर हम हमारे प्रोफेशन में अगर कर लें, अगर हम हमारे काम में कर लें, तो हमें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दोस्तों, मेरा नाम सुशांत नारायण दुंदुभी है। आप सभी लोगों का मैं इस वीडियो में दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और आज आप लोगों को उस पर्सनालिटी से मुलाकात कराने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। सो आइए मिलते हैं उन्हीं ग्रेट पर्सनालिटी से, मिस्टर रायन फर्नांडीज सर, जो आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, लाखों लोगों की सफलता का कारण है, जिन्होंने लोगों को दिखाया कि शारीरिक अपंगता सिर्फ एक शब्द है। अगर इंसान मन से मजबूत हो तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। आइए मुलाकात करते हैं उन्हीं खास मेहमान से, उन्हीं खास सक्सेसफुल इंसान से, जो आज आप सभी लोगों के सामने अपने जीवन के बहुत सारे उनके राज के बारे में बताएंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं वादा करता हूं ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज सर आपको बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने वाले हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सर। बहुत दिनों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब आपसे मुलाकात करूँगा और कब आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिलेगा। और आपके अंदर जितने राज हैं, सफलता के कहूँगा दोस्तों सर, जितने भी आपके अंदर जो राज हैं वो मैं जानूँगा और मेरे व्यूअर्स जानेंगे, मेरा पूरा परिवार जानेगा। तो सर, आप अपनी लाइफ में आज जो कामयाबी को अचीव किए हैं, ये कैसे आपने अचीव किए हैं? आपकी लाइफ शुरू कहाँ से हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? और सबसे अहम सवाल मेरा आपसे है कि आज जिस परिस्थिति में मैं आपको देख रहा हूँ, जिस शारीरिक हालात में मैं आज आपको देख रहा हूँ, क्या आप बचपन से ही ऐसे थे या ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी जिसके लिए आपको व्हील चेयर पर आना पड़ा? ये सवाल हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के मन में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक एक सवाल जो मैंने आपसे किया है, और ये सवाल एक्चुअली व्यूअर्स का है, हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का है, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक सवाल का आंसर आप हमारे व्यूअर्स को दें, क्योंकि आपके दिया हर एक सवाल का आंसर बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा।
स्वागत है सर आपका, और प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए कि एक एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा है, कैसे आप अपनी लाइफ में ये सारी जगह में आए हैं। सुशांत सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। जी सर। एकदम परफेक्ट है, लेकिन मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जी। क्योंकि मैं रहने वाला हूँ कर्नाटक का, एंड कर्नाटक में तो कन्नड़ चलती है, तो मतलब मेरा मदर टंग है तो कन्नड़ा जी। तो मैं आज आपके साथ जो भी बातचीत करूँगा एकदम परफेक्टली बोलने का कोशिश करूँगा। अगर कहीं गलती हो गई तो बिल्कुल माफ़ कर देना। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से बात कीजिए सर। हाँ जी। इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रायन फर्नांडिस एंड मैं रहने वाला हूँ कर्नाटक का उडुपी से। मेरा पापा किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है जी। एंड मैं परिवार का बहुत बड़ा बेटा हूँ जी। एंड जो कि हमारा फैमिली का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। जब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मैं हमेशा, हर एक इंसान सोचता है, हर एक स्टूडेंट सोचता है कि एक अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट मिले, एक अच्छा कंपनी में उसको जॉब करने का मौका मिले। बिल्कुल उसी तरह से मेरा भी एक ड्रीम था, सपना था कि मुझे भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है करके। तो मेरा पढ़ाई ठीक ठाक थी, तो इसी वजह से एक अच्छी कंपनी में, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G जी, उस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ जी। उस कंपनी में प्लेसमेंट होने के बाद मुझे आना पड़ा भोपाल मध्य प्रदेश, जहाँ पे एक कंपनी है मंडीदीप में। ओके। मैं भोपाल आया। भोपाल आने के बाद मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ जी। प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कंपनी है, तो फिर जॉब भी बहुत अच्छा था जी, पोजीशन भी बहुत अच्छा था जी, इनकम भी बहुत अच्छी आ रही थी जी, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे थे जी। जैसे कि मैंने सोचा मुझे मेरा सपनों का जॉब मिला, मुझे मेरा सपनों का करियर मिला। तो उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा घटना हुई, वो है नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री, जी, डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री जी। तो जॉब के साथ साथ जो मौका मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मिला, मेरे मेंटर के वजह से या फिर मेरा दोस्त के वजह से, जी, जो कि आज का डेट में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है, जी, हमेशा गाइड करते रहे, जी, हमेशा मोटिवेट करते रहे, जी। तो जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग करना मुझे आसान लगने लगा, जी, तो दोनों को साथ साथ कर रहा था। जी। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ जॉब करते करते मुझे जाना पड़ा कर्नाटक जी। 10 दिन के लिए। वो 10 दिन के लिए जब मैंने वहां पे गया तो उस दौरान एक ऐसा इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ जिसका परिणाम आज मुझे आप देख पा रहे हो व्हीलचेयर के ऊपर। तो वो डेट है सितंबर 24, 2008, जिस दिन में मेरा लाइफ में एक बड़ा यू टर्न आया। जिस लाइफ को मैं सोच रहा था, जिस लाइफ को मैं इमेजिन कर रहा था, वो लाइफ उस दिन खत्म हो गई। सितंबर 2008 जिस दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना हुई जी। मेरे साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण मैं अनकॉन्शियस हो गया एंड हॉस्पिटल के आईसीयू में मैं था, भर्ती था। एंड जब मैं सुबह उठ के देख रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं अपना पैर हिला नहीं पा रहा था, मैं मेरा बदन हिला नहीं पा रहा था, कुछ महसूस नहीं हो रहा था, कुछ सेंसेशन नहीं थे, सिर्फ सांस चल रहे थे एंड मेरा हाथ चल रहे थे। तो कुछ देर बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मेरा हालत का एनालिसिस किया। उसके बाद बोले, रायन तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में चोट आई है जिस एक्सीडेंट के कारण, एंड शायद तुम कभी चल नहीं पाओगे, एंड तुम्हारा पूरा का पूरा गुजारा, जो तुम्हारा पूरा का लाइफ है, तुझे व्हीलचेयर पे रहना पड़ेगा, नहीं तो बेडरिडन होके जीना पड़ेगा। तो आज से तुम कभी चल नहीं पाओगे, इसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, एंड इसका कहीं वर्ल्ड में इलाज भी नहीं है ताकि तुम पूरा 100% रिकवरी हो जाओ। तो मतलब इसके ऊपर, मतलब इस बीमारी, ये जो आपको जो चैलेंज फेस करना पड़ा, इसका वर्ल्ड में कहीं भी कोई इलाज नहीं है? नहीं, कहीं पे भी इलाज नहीं है, आज भी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अच्छा, मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी अनुसंधान या रिसर्च चल रही है। हाँ। इस जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इसके लिए जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस इंजुरी के बाद में आपकी बॉडी में ऐसा क्या क्या चेंजेस हुआ
जैसे आपने अभी हमको बताया कि आपको जब आप बेड पर थे तो आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे, आपकी बॉडी से मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, आप सेंसेशन नहीं कर पा रहे थे, आप सेंसेशन फील नहीं कर पा रहे थे जी। तो क्या चेंजेस आपकी बॉडी में अभी हुआ है, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मतलब रीढ़ के हड्डी टूट जाना। यहाँ पे दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस। जो प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन में होता है, जहाँ से वो हड्डी टूट चुकी है, जहाँ से वो फ्रैक्चर हुई है रीढ़ की हड्डी में, वहां से नीचे पूरा का पूरा सेंसेशन खत्म हो जाता है, संवेदना खत्म हो जाती है, टच करने पर हमको पता नहीं चलता, एकदम लकवाग्रस्त बॉडी। जहाँ पे चोट लगी है उसके नीचे जो भी ऑर्गन्स है, लाइक यूरिनेशन कंट्रोल हो, मोशन कंट्रोल हो, ये भी चला जाता है। उसी के साथ साथ हमारा चलने फिरने का जो शक्ति है वो भी चली जाती है। उसके बाद मतलब एकदम व्हीलचेयर के ऊपर अपना लाइफ को लीड करना पड़ता है। सभी काम करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, मूवमेंट करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। व्हीलचेयर से बेड को ट्रांसफर होने के लिए या बेड से व्हीलचेयर को आने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। अपने खुद को कपड़े पहनने के लिए, खाना खाने के लिए, जो भी रूटीन में हमारा जो भी काम चलता है वो सभी कामों में बाधाएं आती है, अड़चने आते हैं। एंड दूसरा होता है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि सेंसेशन नहीं है तो हमको तो या फिर कंटिन्यूस बैठना पड़ता है, हम चल फिर नहीं पाते तो कंटिन्यूस लेटना पड़ता है। इसके वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बेड सोर्स होना या फिर फोड़े होना, घाव होना, ताकि कंटिन्यू बैठ के वहां पे एकदम ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन टूट जाती है, उसके कारण घाव हो जाते हैं। घाव होने के बाद अगर फर्स्ट स्टेज में होगा तो उसको हम ठीक करेंगे, सेकेंड स्टेज में होगा फिर तो भी ठीक करेंगे, थर्ड स्टेज में चला गया या फिर फोर्थ स्टेज में चला गया तो उसके बाद एकदम इन्फेक्शन सा हो जाता है। अगर वो इन्फेक्शन पूरा बॉडी में चला गया तो वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। Oh my God. तो इतने बड़े बड़े घाव होते हैं तो हम इसको इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको देख भी नहीं सकते। जैसे कि मेरे भी ऐसे 4 घाव हुए थे मेरे जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहां पे एंड मेरे एंकल के ऊपर। सो ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, और भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। जैसे कि एक इंसान जिस टाइम में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा एज था जस्ट 22 ईयर्स, 22 साल के एज में मुझे व्हीलचेयर पे आना पड़ा। 22 साल के एज में मुझे बेड रिडन होके मेरे 24 घंटे भी बिस्तर पर बिताने पड़े। एंड उस जो सिचुएशन में, उस जो वक्त जो ऐसा था कि नरक सदृश जो बोलते हैं, कि जैसे कि कहीं हम नरक में ना आ गए, जैसे कि कहीं हम जैसे कैदियों से भी एक बदतर लाइफ में जी रहा था। क्योंकि एक इंसान चल फिर रहा है, अपना काम खुद कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, कैसे भी वो वक्त बिता सकता है। लेकिन एक इंसान इस कंडीशन के वजह से 4 दीवारियों के अंदर आया, इसके कारण जो भी वो काम करता था वो अभी नहीं कर पाएगा। जो भी वो अपना मन को डाइवर्ट करने के लिए जो भी वो कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा। एंड जो भी उसका प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कल तक वो चल रहा था लेकिन आज इंसिडेंट के कारण सब कुछ मतलब तप हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, एकदम एक ब्रेक लग गई। आज के बाद उसको बिस्तर पे अपना लाइफ को लीड करना है। कल तक वो कमा रहा था, उसके पास ऑप्शंस थे, उसके पास जॉब था, उसके पास एक इनकम सोर्स था, लेकिन आज के बाद, इस इंसिडेंट के बाद वो कमा नहीं सकता है। सर, जैसे आपने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद में आपकी बॉडी में सेंसेशन नहीं है, तो सेंसेशन जैसे मतलब संवेदना, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है। अगर हमारे हाथ में अगर कोई गर्म चीज़ अगर टच करते हैं तो हमें वो महसूस होता है कि कोई गर्म चीज़ हमसे टकराई है। मतलब ये कहने का कि आपकी बॉडी में ये सब सेंसेशन नहीं है जी। मतलब अगर मैं आपको ऐसा टच करूंगा जी तो आपको महसूस हो रहा है कि मैं आपको टच कर रहा हूँ? महसूस नहीं हो रहा है। ये हाथ पे हो रहा है सर? हाथ पे हो रहा है। मतलब आपके 2 हाथ प्रॉपरली वर्किंग में हैं जी। और आई थिंक ये चेस्ट, जैसे आपने मुझे सब सर से मैं, हाँ, जब मैं सर से मुलाकात किया तो सर से मैंने ये बात पूछा था, तो सर ने मुझे बताया कि सर के दोनों हाथ प्रॉपरली काम कर लेते हैं और चेस्ट के ऊपर का जो भाग है
हमारी गर्दन हो, हमारा मस्तिष्क हो, हमारे जो चेहरे का जो पूरा भाग हो, ये प्रॉपरली काम करता है। सर से मुझे जानने के लिए मौका मिला, चेस्ट के नीचे की पूरी लोअर बॉडी जो है, इसमें सेंसेशन बिल्कुल नहीं है। क्या मैं सही हूँ सर? मतलब जहां जहां मैं आपको टच कर रहा हूँ आपको महसूस नहीं हो रहा है? आप टच छोड़ दीजिए, अगर मेरा पैर का एक हिस्सा भी काट लेंगे ना, मुझे समझ में नहीं आता। ओह माय गॉड, मतलब बिल्कुल भी संवेदना नहीं है? बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। ओह, जीरो। सर जैसे आपने अभी हमें बताया कि आपकी बॉडी में संवेदना नहीं है, कहीं भी कोई संवेदना नहीं है, तो ये बहुत जाहिर सी बात है, मैं भी महसूस इस बात को कर पा रहा हूँ, या ये बोलना शायद गलत होगा कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कैसे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन सर ये चैलेंजेस होने के बाद में और भी कई सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे जो आपको फेस करने पड़ते होंगे। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सर, आपकी इस बातों को सुनने के बाद मुझे जो महसूस हुआ है, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो जीवन में हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे भगवान ने वो नहीं दिया, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मेरे पास वो होता तो मैं ऐसा हो जाता जी। लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे आज महसूस हुआ कि हमें जो जीवन में मिलता है उसकी अगर कदर की जाए तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ होता है। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे पास है, जो नहीं है उसके लिए कभी भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो सर जानना चाहता हूँ कि आपकी इस प्रॉब्लम के दौरान, जब ये प्रॉब्लम आपके साथ स्टार्ट हुआ तो आपको और भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस आपको और भी फेस करने पड़ते हैं इस इंजरी के बाद में। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया संवेदना नहीं है, संवेदना नहीं रहने के कारण और भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो कि किसी एनिमीज को भी नहीं आना चाहिए, किसी दुश्मन को भी नहीं आना चाहिए। वैसे कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ से नीचे कुछ सेंसेशन नहीं है, तो एकदम से हमारा जो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है या फिर सिस्टम होता है एकदम बिगड़ जाता है। हम नॉर्मली यूरिनेशन नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे जब हमें यूरिन सेंसेशन जब हम लोगों को होता है, हाँ, तो हमें पता चलता है कि हमको टॉयलेट जाना है, हाँ, हमको यूरिनेशन कंप्लीट करना है जी। आपको महसूस नहीं होता है कि आपको यूरिन का प्रेशर आया है? जी, ये महसूस ही नहीं होता है। ओह, फिर आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? मतलब ब्लैडर काम करना बंद करता है। जैसे ब्लैडर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, जो भी यूरिन बॉडी में क्रिएट होती है तो ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जब उसके बाद आपको सेंसेशन मिलती है कि आपका ब्लैडर फूल चुका है, हो गया है, तो उसके बाद आप टॉयलेट जाएंगे। लेकिन हमारा ब्लैडर काम नहीं करता है, तो कंटिन्यूस लीकेज होता रहता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टैबलेट का सहारा लेना पड़ेगा। टैबलेट भी कंप्लीटली सोल्यूशन नहीं है, तो इसके बाद हमको करना पड़ेगा कैथेटराइजेशन। मतलब एक पाइप को लेकर हमको हमारा ब्लैडर को 3 घंटे में एक बार खाली करना पड़ता है, नहीं तो परमानेंट कैथेटर बॉडी के अंदर फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि उसको बोलते हैं फोले कैथेटर या नेल कैथेटर करके बोलते हैं। तो इनका सहारा हमको लेना पड़ता है, तो नहीं तो डायपर पहनना पड़ता है ताकि कहीं कपड़े गीला ना हो जाए, तो इसका सहारा लेना पड़ता है। मोशन के लिए भी ऐसा है, वो भी सिस्टम कंप्लीट टप हो जाता है, काम नहीं करता। इसके लिए कोई आर्टिफिशियल जैसे कि प्रोसेस होता है तो उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह से जो कि हमारा बॉडी कंप्लीटली काम करना बंद कर देती है, इसके वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है ना, अरे यार 22 साल की उम्र, मतलब जो नॉर्मल यूरिनेशन प्रोसेस के लिए मुझे 10-10 मिनट आधा घंटा लगाना पड़ेगा क्या? हर 3 घंटे में मुझे यूरिन निकालना पड़ती है क्या? मतलब इतना सारा, मतलब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ का कॉम्प्लिकेशंस, यूटीआई हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन फैल जाता है। उसके बाद देखेंगे तो ये जो मेंटल प्रेशर था कि इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना टेंशन, अरे 22 साल के एज में अगर ऐसा हो गया तो आगे आने वाला जो 50 साल जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये प्रोसेस मुझे करना है। मतलब एकदम आर्टिफिशियल सी जैसी लाइफ। एंड उसके बाद जो जिसके कारण जो और टेंशन आ जाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी बिगड़ गया कि मैं अभी कमा नहीं सकता हूँ, लेकिन खर्चे तो चल रहे हैं, सही है, फैमिली तो चला नहीं है, मेरा भाई या बहन का जो भी पढ़ाई का खर्चा है उसको निभाना है, जो भी मेडिकल खर्चे जो करना है वो तो करने ही है। बिल्कुल सर। मेडिसिन का खर्चा या फिर हॉस्पिटल आना जाना, फिजियोथेरापी का खर्चा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी बहुत एक्सपेंसिव एक इंजुरी है, बहुत एक्सपेंसिव कंडीशन है। ताकि अगर एक नॉर्मल इंसान को एक दिन का खर्चा होगा 100 रुपया, तो हमारे जैसे लोगों को होगा 500 रुपया, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये निभा नहीं पा रहा था,
इसके वजह से फैमिली में टेंशन्स, क्योंकि अगर घर का बड़ा बेटा के एक सिचुएशन आ गया मतलब सभी फैमिली को इफेक्ट पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। मैं भी आपकी इस बात को सुनने के बाद महसूस करता हूँ कि जब हमारे परिवारों में जब कोई भी एक इंसान, जब मान लेते हैं अगर वो बीमार भी हो जाता है, अगर बुखार भी उसको आ जाता है, हाँ। तो पूरे परिवार को जो मतलब जो परिवार में जो एक उदासी सी छा जाती है, हाँ। है ना, कोई मतलब एंजॉय नहीं कर पाता है, हाँ। और उसको उनको देख करके उनको एक अच्छा एनर्जी महसूस नहीं होता है। हाँ। तो ये तो बीमार होने वाली बात है। हाँ। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद, इस सिचुएशन में आने के बाद मैं शायद महसूस कर पा रहा हूँ, और शायद हमारे व्यूअर भी महसूस कर पा रहे होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, कि बिल्कुल। पूरे परिवार की जो मानसिक स्थिति है, हाँ। वो शायद डिस्टर्ब हुआ ही होगा, हाँ। है ना सर? हाँ। जी। उनकी मानसिक स्थिति, उसके साथ साथ मेरी मानसिक स्थिति कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ। सर, क्योंकि हाँ। आप जो फेस कर रहे हैं, इसको कल्पना करना भी मतलब जी बहुत टफ हो जाता है। जी जी सर। जी। आर्थिक परिस्थिति वो भी बिल्कुल बिगड़ गई थी। उसी के साथ साथ सामाजिक स्थिति, जहाँ पे हमारे आस पड़ोसी रिश्तेदार आके कुछ ऐसा नेगेटिव सी बातें, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस कंडीशन में जीने से बेहतर है मरना। जैसे कि हर एक इंसान सोचता है कि दूसरों के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए, उससे अच्छा मरना बेहतर है करके, ऐसा मतलब ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा था। मतलब जैसे आपसे कोई रिश्तेदार, जब जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जब वो आपके हालात में देखते होंगे, तो शायद आपको नहीं बोलते होंगे, लेकिन किसी और को जाकर ऐसा बोलते होंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन कहीं और किसी और को बोलते होंगे कि यार उसका जो एक्सीडेंट हुआ रायन का, आज इतना चैलेंजेस फेस कर रहा है, खुद तो परेशान है, परिवार को भी आज परेशानी में डाल दिया है। इससे अच्छा होता है कि वो दुनिया में ना होता, तो ये परिवार को एटलीस्ट परेशान नहीं होना पड़ता। शायद ये आप कहना चाहते हैं क्या? जी। ओह माय गॉड, ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है लोगों को ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, है ना सर? जैसे कि आपने बोला, लेकिन ये बात मेरे सामने हो रही थी। आपके सामने ही ऐसा बोला? सामने ऐसा हो रही थी, ताकि ये रिश्तेदार नहीं बोल रहे थे, कई दूसरे लोग ऐसे बोल रहे थे कि अरे इनके वजह से तो मम्मी पापा का तो इस कंडीशन में आना पड़ा ना, उनका तो बहुत टेंशन लेना पड़ रहा है अभी इसके कारण, क्योंकि हालांकि जिम्मेदारी तो इसको लेनी थी। सही बात है। उल्टा अब वो पापा मम्मी इसका जिम्मेदारी ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतनी कम उम्र में, तो आगे क्या होगा? सही बात। तो ये सब बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा था, जब मैं कहीं फ्यूचर नहीं देख पा रहा था, क्योंकि इस कंडीशन में फ्यूचर के बारे में देखूंगा तो बहुत डर लग रहा था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो एक लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि इसी कंडीशन में अपना लाइफ को जी लो, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहो, दूसरा कमा के तुम्हारा केयर करेंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन में, यही सोच में रहो, नहीं तो अपना जिंदगी खत्म करो। ये दो ऑप्शन छोड़ के मेरे पास और कुछ नहीं था, कोई चारा ही नहीं था। तो इस कंडीशन में मेरा साइकोलॉजिकल जो स्तर है ना, या फिर जो भी कंडीशनिंग है ना, एकदम बुरी सी बदतर हो रही थी। मैं ये सोच रहा था, अरे मेरे से अच्छा एक जेल का कैदी है, ताकि वो अपना काम खुद कर सकता है। 3 वक्त का आता ही होगा। हाँ, 3 वक्त का रोटी भी उसको मिलती है, इधर उधर चल फिर सकता है, एटलीस्ट उसको दोस्त भी होंगे जेल में। मेरे पास तो वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा घर का कंडीशन ऐसा था, बहुत घर का सिचुएशन ऐसा था कि जिस कमरे में था, जिस 4 दीवारों के अंदर में बिता रहा था, उस कमरे में मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं पहुंच रहा था। तो आप सोच लीजिएगा, आज का डेट में हमारे पास जियो कोई एक कंपनी है, बहुत अनलिमिटेड इंटरनेट है, करने समय बिताने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उस समय में वो नहीं था, मतलब टाइम ही नहीं कट रहा था। 2008 में हाँ, मतलब एक एक क्षण, एक एक मिनट्स को बिताने के लिए जैसे लग रहा था एक एक साल बिता रहा हूँ, मतलब टाइम ही नहीं कट रहा था, करने के लिए कोई चीजें ही नहीं थी। सर, आपकी बात से मुझे एक समय याद आया कि जब लॉकडाउन हुआ था जी, जब लोग अपने घरों में थे जी, लोग घरों में रह करके मतलब पागल जैसे हो गए थे। हाँ। जबकि वो चल फिर पा रहे थे, बिल्कुल, इधर उधर मूवमेंट कर पा रहे थे, बिल्कुल, है ना, इंटरनेट था, मोबाइल था, पूरा परिवार साथ में था। हाँ। इसके बावजूद लोग मेंटली कितना डिप्रेशन की ओर जाते चले गए। हाँ। लोगों के परिवार में झगड़े होना शुरू हो गए। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे सर से जानने के लिए मौका मिला
जब मैं सर से बात कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, जब मेरी बात हो रही थी, तो सर ने मुझे बताया इस परिस्थिति में सर को अपने जीवन के 8 साल बिताने पड़े बेड पर रहकर, उस 4 दीवारी के अंदर सर को अपने जीवन के 8 साल बिताने पड़े, जहाँ पर बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं था, जहाँ पर समाज से ये सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जहाँ से कोई दोस्त, मुझे बातों बातों में पता चला जब उनके हालात बहुत अच्छा था तब बहुत सारे दोस्त उनके हुआ करते थे, लेकिन इन हालात के बाद में किसी दोस्त ने उनका सहयोग नहीं किया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। इवन मुझे सर से ये भी पता चला 2-4-5 कुछ ऐसे दोस्त थे जो कभी 1-2 बार मिलने के लिए आए, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी सर को भूल गए, अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। हालांकि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ और मुझे लगता है कि लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बट ऐसा सर की ज़िंदगी में ऐसा हुआ, ये मुझे सर से इस इंटरव्यू के बारे में पहले मुझे पता चला। सर एक बात मैं जानना चाह रहा था, आपने जो अभी तक अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को नहीं बताई है जी, कि जब आप ये फेस कर रहे थे जी, तो आपने शॉर्ट में उसको कवर किया, मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा कि जब आप ये फेस में थे तो आपके माइंड में, जैसे आपने बोला ना, या तो इसको फेस करना है या इधर जिंदगी को ख़त्म करना है। हाँ। तो आपने मुझे बताया कि पहले आपने मुझे बताया, तो मैं चाहता हूँ ज़रूर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके माइंड में क्या आया था जी। और क्या आपने भी अपनी लाइफ के बारे में वही सोचा था जो आपने मुझे बताया जिस तरीके से, मैं जानना चाहता हूँ सर। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, ताकि मेरा इस हालात के जो भी मैं बीत रहा था, मेरा आप बीत जो भी है, जिसको सुन के शायद कोई इंस्पायर हो, शायद कोई मोटिवेट हो। जैसे कि इस कंडीशन में मैं गुजर रहा था, जैसे कि आपने बोला, बिल्कुल सही बोले कि 8 साल तक एक ऐसा सिचुएशन में था जिससे बाहर आने के लिए मैं बहुत तड़प रहा था एंड मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे कि बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप करके बोलते हैं। अगर इंसान के लिए करने के लिए कोई काम ही नहीं है, कोई दूसरा एक्टिविटीज ही नहीं है, तो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने बारे में ही सोचूंगा कि मैं चल नहीं सकता हूँ, फिर नहीं सकता हूँ। वो दोस्त तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, वो जो मेरा भाई बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पीछे रह जा रहा हूँ। इतना अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने के बाद भी आज मैं इस सिचुएशन में मुझे आना पड़ा। इसके बारे में सोचते 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 मतलब दिमाग जैसे रस्ट पकड़ लिया, जंग लग गया, जंग पकड़ लिया कि कोई अच्छा सोच विचार नहीं था, कोई अच्छा काम करने के लिए ऑप्शंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जिस समय में हर एक इंसान, मतलब आज के डेट में मैंने देखा हूं, कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सुसाइड कर लिया ताकि मुझे कोरोना आया करके बिलीव करके, रिपोर्ट तक आया नहीं। तो सोच लीजिए मेरे लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा घटना हो गई, जिसके कारण मुझे 24/7 बेड के ऊपर रहना पड़ा। तब तो शायद ऐसा सोच तो आएगा ही कि ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, ये लाइफ को मुझे गिव अप करना है, क्योंकि मैं आज दूसरों के ऊपर डिपेंड हूँ। मेरे वजह से मेरे पापा मम्मी डिस्टर्ब्ड हैं, मेरे वजह से मेरा बहन हो, मेरा भाई हो डिस्टर्ब है, उनका पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रही है। मेरा केयर करने के लिए हमेशा उनको मेरे साथ रहना पड़ता है, ना कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए उनके पास टाइम है, ना कोई सोशल एक्टिविटीज करने के लिए टाइम। मतलब आप की देखभाल की वजह से उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, सारी सोशल एक्टिविटीज, जैसे बर्थडे पार्टी हुई, शादी हुई, क्योंकि अगर कोई जाना चाहता है तो फिर आपको छोड़ के तो कोई जा नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता तो है। इसकी वजह से उनको भी ये सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। जी जी जी। एंड पापा जो भी छोटा मोटा काम कर रहे थे, जो भी किसानी का काम कर रहे थे, वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, ताकि क्योंकि मुझे बेड से उठाने के लिए 2 लोग चाहिए थे, मुझे नहाने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। तो जब मेरे भाई बहन स्कूल जाते तो घर में कोई नहीं रहते, तो पापा मम्मी को मेरे साथ ही रहना पड़ा। तो एकदम उनका लाइफ भी डिस्टर्ब हो गया, मेरा लाइफ भी डिस्टर्ब हो गया। तो इसके वजह से मुझे ये भावना आने लगी ताकि मैं चला जाऊं तो एटलीस्ट ये पीसफुल रहेंगे, उनका काम वो कर पाएंगे, तो उनके ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा। तो ऐसा मैं सोचने लगा। ओह माय गॉड। सोचते सोचते
ऐसा भी कई दिन थे कि मैं बहुत क्रिटिकल सोचने के बाद मेरा लाइफ को खत्म करने के लिए भी मैंने सोचा था, कई बार अटेम्प्ट भी कर चुका था, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसा था कि एक घुट पानी पीने के लिए भी मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो सुसाइड कैसे करे, सुसाइड करने के लिए भी किसी ना किसी का सहारा की जरूरत था, तो मेरे पास वो नहीं था। शायद इसीलिए मैं आज मेरे जान को बचा पाया हूँ। सर, आपकी बात को सुनने के बाद में, आपके जीवन के इस घटना को सुनने के बाद मेरे दिल में जो भावनाएं आई, मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, ईश्वर कभी किसी के साथ वो ना करे, वो घटनाएं ना करे जो आपके साथ इस जीवन में हुई, लेकिन फिर भी कहते हैं सर, और आप ही से हम सीखते हैं, और हमारे मेंटर, हमारे सीनियर भी हमको यही सिखाए हैं कि आपके साथ जो हो रहा है ना, वो दरअसल हमारे साथ नहीं होता है, वो हमारे लिए होता है। बिल्कुल। आज आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं जी। अगर शायद ये घटना नहीं हुई होती तो शायद आपका जीवन जिस प्रकार से आज निखर गया जी, शायद ऐसे नहीं निखरता। बिल्कुल। जो फोकस आज आपका अपनी लाइफ के प्रति अब है जी, शायद पहले नहीं होता, क्योंकि पहले और भी कई जगह फोकस हो सकता था, लेकिन आज आप अपनी जिंदगी में जिस फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। कारण शायद यही है कि आज भगवान ने आपको इस परिस्थिति में डाल दिया। तो कहते हैं गॉड इज ऑलवेज गुड। जो हुआ मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको मानने में ही हमारी भलाई है। हर इंसान को उनकी जिंदगी में जो भी कुछ होता है उसको ये मानना चाहिए कि जो मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है, कई ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में ये चैलेंज क्यों आया। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा मन, मेरा दिल बोलता है, मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है ये दरअसल मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है। मेरे लिए कुछ अच्छा भगवान करना चाहता है, उसका कुछ अच्छी प्लान मेरे लिए है, शायद इसीलिए वो मेरे लिए ये सब कुछ मेरे साथ घटना कर रहा है जी। तो सर, आपकी लाइफ को इस सुनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जरूर हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सर ने जो लाइफ उनके बारे में बताया है, जो ज़िंदगी उन्होंने हमारे साथ आज शेयर की, इस ज़िंदगी को शेयर जब वो कर रहे थे तो मैं उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये हादसा अगर किसी और के साथ अगर हो जाए या मेरे साथ अगर हो जाए, तो जो सर हमको बता रहे थे कि सामाजिक लाइफ उनके परिवार की, सर की खुद की सामाजिक लाइफ, पर्सनल लाइफ जिस तरीके से डिस्टर्ब हुआ, अगर किसी भी इंसान के साथ अगर ये होता तो शायद वो वही सोचता जो सर अभी हमें बता रहे थे, ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में, सुसाइड करने के बारे में। लोग तो छोटे मोटे कारणों से सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसी घटना होना, 22 साल की उम्र में अगर किसी यंग इंसान को पता चले अचानक से कि वो जीवन में और अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता, उसकी मनस्थिति क्या रही होगी, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्त। सो आइए आगे चलते हैं, हमारे इस इंटरव्यू को आगे लेके जाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस 8 साल के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या आपने ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आए जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मुझे मजबूर होना पड़ा आपसे बात करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए और इस इंटरव्यू को लेने के लिए। ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और इवन मैं भी जानना चाहता हूँ। तो मेरे कुछ सवाल हैं जिसके आंसर मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूरे दिल और जान से आप हमें देंगे, ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकें कि इंसान की परिस्थितियाँ कुछ भी हो, अगर मनस्थिति सही होगा तो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होता है। लोग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं, जबकि ऐसा कामयाब लोग नहीं करते हैं। वो परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं क्योंकि उनकी मनस्थिति स्ट्रांग होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर हमारे कुछ सवाल हैं, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आप हमारे दर्शकों को इसका जवाब जरूर दीजिएगा सर, ताकि सभी लोग जान सकें। जी। तो सर 8 साल इस सिचुएशन में रहने के बाद में आपने अपने जीवन में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन किए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना परिवर्तन किए तो ज़िंदगी नहीं बदल सकता। तो क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे चेंजेस आपने किए जिसके लिए आज आप इतने कामयाब हैं, आज इस सफलता की इस जगह में आप हैं, आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन का कारण हैं। कैसे आपने उस जगह से अपने आप को लेकर आज इस जगह तक आप अपने आप को लेकर आए हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सुशांत सर, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ जी। हमारे दर्शक को। जी। 2008 से लेकर 2016 का जो ड्यूरेशन था, लगभग 8 साल जी। जिसके आपने बताए, मेंटली डिप्रेशन, कुछ नहीं कर पा रहा था,
कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद की किरण तक नहीं झलक रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। एंड मैं जिस मोमेंट में था कि मैं और कुछ ही दिनों में मेरा लाइफ को एंड करूंगा, सुसाइड करूंगा, जिस सोच मेरे मन में चल रहा था, उसी समय का बात है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में था। जिस दोस्त जॉब के साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग में थे, उसी समय की बात कर रहे हैं? हाँ, जब अच्छा। मैं जॉब कर रहा था तब मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी था, दोनों साथ साथ में मैं कर रहा था। उसी समय में जो दोस्त ने, जिस मेंटर ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मौका दिया था, सभी लोग मुझे भूल गए थे, मेरे परिवार को छोड़ के। मेरे दोस्त मुझे भूल गए थे, लेकिन ये जो इंसान मुझे कभी नहीं भूला, वो हमेशा मेरा साथ रहा, मुझे सपोर्ट देता रहा, मेरे बारे में सोचता रहा, मेरे बारे में कुछ अच्छा करने के लिए सोचता रहा, कुछ कदम उठाता रहा। एंड वो है हमारे प्यारे मिस्टर प्रमोद राउल सर। अच्छा, हमारी कंपनी के जिसमें हम आज हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और कामयाबी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जी। हमारी कंपनी के चेयरमैन सर, हमारे रायन सर, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मिस्टर प्रमोद कुमार राउल सर जी। तो सर आप बहुत किस्मत वाले हैं कि उनका सहयोग, उनका साथ उस समय भी आपको मिला, और हमारे सर का सोच विचार ही ऐसा है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। सो वो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे इंस्पायर करते रहे, मोटिवेट करते रहे। जब मैं नेगेटिव एनर्जी के ओर जाता रहा, वो मुझे पॉजिटिव के और खींचते रहे, अच्छा थॉट्स देते रहे, आगे कुछ अच्छा होने का उम्मीद देते रहे। जब वो कहीं अलग जगहों से कर्नाटक आते थे बिजनेस सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ के एक इंसान है जो कि मैं उनको भाई मानता हूँ, मेरा छोटा भाई मानता हूँ, जिनका नाम है मिस्टर विजय कुमार। वो भी, उनके साथ मुलाकात हुआ। जब भी प्रमोद सर कर्नाटक आते थे, विजय सर उनको लेकर मेरे घर आते थे, एंड जबरदस्त सेशन वहां पे हमारे घर में होता था, एकदम पॉजिटिव माहौल होता था। ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। एंड एक जो चीज मैं बताना चाहता हूँ इसके बीच में, मैं किससे इंस्पायर हुआ। प्रमोद सर ने एक ऐसा काम किया, जो एक इंसान है, आप शायद उनको जानते हैं, जिनका नाम है निक वॉयचिक। हाँ, जिनके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है। दोनों पैर भी नहीं। राइट। हाँ जी। उस समय तो यूट्यूब उतना ज्यादा नहीं चल रहा था, इंटरनेट ज्यादा नहीं था। इसके वजह से क्या हुआ, प्रमोद सर ने इनका कुछ वीडियोस डाउनलोड करके मुझे दे दिए, एंड मैं उसको देखता रहा, समझता रहा, ताकि एक इंस्पिरेशन मेरे अंदर जाग गया। अरे यार, ये इंसान ना पैर है ना हाथ है, और आज एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है। हाँ, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है। उसी के साथ साथ हर जगह पे घूमता है, वो वर्ल्ड टूर करता है, जहां जाता है लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करता है। एंड उस इंसान से परिचय करवा दिया हमारे प्रमोद सर ने। तो ये देख के मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। एक ही बार नहीं आए, धीरे धीरे आने लगे। तो उसके बाद एक मौका आया मेरे पास, किसी ने बोला कि वेल्लोर में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसका नाम है CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होते हैं, यस, केवल वही, या कुछ जो अपंगता फेस कर रहे हैं? वो तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, सब चीजों का इलाज चलता है, लेकिन स्पेशली वो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड लोगों को रिहैबिलिटेशन करते हैं। अच्छा, रिहैबिलिटेशन देते हैं। जिसका मतलब क्या होता है सर हिंदी में? मैं चाहता हूँ कि क्योंकि इस जो वर्ड आप बोल रहे हैं जी, हो सकता है हमारे सारे व्यूअर्स इसको ना समझ पाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको हिंदी में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? रिहैबिलिटेशन मतलब पुनश्चेतन, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, पुनश्चेतन मतलब फिर से जगाना। हाँ। मतलब एक इंसान जब नॉर्मल सिचुएशन से एकदम व्हीलचेयर या बेडरिडन कंडीशन में आता है बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, उसके बाद उसका लाइफ को इंडिपेंडेंटली कैसे बिताना है करके उसको कुछ चीजें मालूम नहीं रहती, उसको मैनेज कैसे करना है करके उसको मालूम नहीं रहता। वो जो कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं, जो कठिनाइयों का वो जो सामना करता है, उसको आसानी से कैसे बदला जा सकता है ये मालूम नहीं रहता। तो इस पुनश्चेतन केंद्र में ये बताया जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी होने के बावजूद 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी आने के बावजूद अपना लाइफ को कैसे खुद संभालें,
खुद कैसे मैनेज करे सब चीज, कपड़े पहनना हो, ट्रांसफर्स हो, जैसे कि हमको ट्रांसफर की जरूरत है क्योंकि हम चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं, व्हीलचेयर से बेड, बेड से व्हीलचेयर, या कहीं जाना है तो हमको कार या एम्बुलेंस की सहारा लेना पड़ता है, ऑटो रिक्शा की सहारा लेना पड़ता है। तो ऑटो रिक्शा में या कार में कैसे ट्रांसफर करें, व्हीलचेयर को कैसे चलाएं, कैसे बाहर निकले बिना किसी के मदद, कैसे अपना खुद का काम खुद करें, ये सारा चीज रिहेबिलिटेशन सेंटर में सिखाया जाता है, बताया जाता है। कितना समय सर आपने उस जगह में बिताया? मुझे 2015 में तो पता चला रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में, लेकिन मेरा दिमाग ही कैसा कुछ ऐसा था कि क्या जरूरत है इस सब चीजों की, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो भी करना है फिर जो भी करना है सबके लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। मतलब ये जो मेंटालिटी में था, इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए मुझे लगभग 1 साल का वक्त लगा। तो मैं चला गया 2016 नवंबर में CMC रिहेबिलिटेशन सेंटर को। तो वहां से लगभग 2 महीने तक वहां पर मैं रहा। एंड शायद मैं अगर विजय सर मेरे साथ नहीं होते, मेरा सपोर्ट नहीं करते, मुझे मोटिवेट इंस्पायर नहीं करते, या प्रमोद सर मेरे साथ नहीं होते, तो शायद ही मैं ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं जा पाता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय कुमार सर का, जो कि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। आज बहुत बड़ा नाम है, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है मिस्टर विजय कुमार सर। तो बहुत ही प्यारे इंसान है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ऐसे एक इंसान का साथ आपको मिला और जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आप ये परिवर्तन कर पाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं क्यों डर रहा था, इस चीज से डर रहा था। घर में तो सपोर्ट करने के लिए सब लोग हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है लगभग 600-700 किलोमीटर दूर, जहाँ पे वो रिहेबिलिटेशन सेंटर था, जिसके लिए मुझे 14-15 घंटे ट्रेन में बिताने थे। तो ट्रेन में सफर करना बहुत मुश्किल की चीज है हमारे जैसे लोगों के लिए। मेरे घर वाले तो साथ दे रहे थे, लेकिन वहां पे मैं अकेले कैसे जाऊंगा, या फिर मेरा साथ भाई दे रहा था मेरा, तो दोनों लोगों से कैसे जाएंगे, क्योंकि वहां पे मुझे उठाने के लिए 2-4 लोगों की जरूरत है, और ट्रेन रुकती है ये क्या 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर सब मैनेज करना पड़ता है। तो इस चीज से मैं डर रहा था, लेकिन विजय सर ने और प्रमोद सर ने बोला नहीं तुम जाओ, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। तो इस बात से मुझे थोड़ा तसल्ली मिली, और मैं रेडी हो गया रिहेबिलिटेशन सेंटर जाने के लिए। मतलब आप एक बार सोचकर देखिए कि सर को जिस स्थिति में सर थे, अपने दैनिक अपने रूटीन जो वर्क होते हैं, अपनी दिनचर्या में जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे चलना, ट्रैवल करना, अपने रोजमर्रा के काम करना, खाना खाना, जितने भी हम लोग काम करते हैं, जैसे सर नहीं कर पा रहे थे, तो उन काम को सीखने के लिए, उन काम को जानने के लिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए सर को ट्रेनिंग लेना पड़ा। उस पुनश्चेतन केंद्र में जाकर के सर को ट्रेनिंग लेना पड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने सीखा 2 महीने, जैसा मेरे सर से बातचीत हुआ था तो सर ने बताया 2 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ था। और उस ट्रेनिंग के बाद, उस ट्रेनिंग का कमाल ये था कि सर अपने रोज के जो काम थे बहुत हद तक खुद ही मैनेज करने लग गए थे। तो दोस्तों, इस बात से मैं क्या सीखा हूं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दुनिया में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आप जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप अगर कोई बिजनेस करते हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर ने हमको बताया कि उनके रोज के काम करने के लिए भी वो कैसे करेंगे, इसको सीखने के लिए उस केंद्र में जाना पड़ा, और जहां पर उन्होंने 2 महीने हार्डकोर ट्रेनिंग लिया, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। तो सर, आगे मेरा आपसे और भी सवाल रहेंगे। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज आप जिस जगह से उठ करके आज जिस कामयाबी के मुकाम पर हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे दर्शक लोग जानते हैं, और जो नहीं जानता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे रायन फर्नांडीज सर डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी पहचान है, आइडेंटिटी है। मतलब फैमिली सिक्योरिटी जो डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि पावर है या इसकी खूबसूरती है, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। इस परिस्थिति में दोस्तों जॉब करना, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना, ये नामुमकिन होता है, क्योंकि ओन टाइम, ओन टैलेंट, ओन एफर्ट से ही सब कुछ करना होता है उस जगह में। लेकिन आज एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम हमारी काबिलियत, हमारी
शारीरिक शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड, ये अकेला हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमारी कामयाबी केवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों का, हमारे साथियों का, उनका टाइम, उनका टैलेंट और उनकी मेहनत को एक सिस्टम के साथ कंपाउंड करा के एक बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। सो हमारे रायन सर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है और एक बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्तों मेरी नज़र में, या जो मैंने अभी तक जाना है इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक नया तरीका है, एक नया प्रारूप है। दोस्तों इस प्रारूप की सबसे खास बात यह है, जैसे दुनिया के किसी भी बिजनेस में क्या करना होता है, दुनिया के किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की ओर अगर हम जाएं तो वहां पर हमको हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। दूसरा, अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या ऐसा होना चाहिए कि आपके माता पिता वो काम बिजनेस कर रहे हों, या आपके पूर्वज लोग जो हों वो इस बिजनेस को किए हों, जो आपको गाइड कर सकें, तभी आप उस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम नए रहते हैं और किसी बिजनेस में एंट्री करते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, उनको भारी नुकसान फेस करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर पूंजी नहीं लगती है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटा मोटा परचेसिंग करके, खर्च अपने रोजमर्रा के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, परचेसिंग करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। रही बात दूसरा, कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए अगर आप कोई बिजनेस में हैं तो दो चीजों की जरूरत है। पहला, आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास वो माइंड की पावर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंपनी का होना है, कंपनी का है। प्रोडक्ट्स कंपनी अवेलेबल कराती है, सर्विस कंपनी देती है, एम्प्लॉइज कंपनी के होते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो कंपनी का होता है। रही बात माइंड की, लोग ऐसा बोलते हैं कि आप माइंडेड अगर हैं तो ही आप अच्छा रोजगार, अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का जो बिजनेस प्लान होता है वो सबसे बड़ा माइंडेड होता है। हमारा काम होता है इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन दोनों चीज़ों को उपयोग में लाकर अपना एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके हम अपने आप को कैसे कामयाबी की ओर लेकर जा सकते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं आपको बातों बातों में बता रहा था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का एक नया प्रारूप है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मार्केट में हम बहुत सारे दैनिक उपयोग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उन्हीं चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, जिस कीमत में हम उसे परचेस करते हैं, एक्चुअली वो उस कीमत की होती नहीं है। उसको जिस कंपनी ने बनाया होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है वो एमआरपी से 60-70% तक कम होती है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेस किया, उसकी कॉस्ट अगर 100 रुपये मुझे पड़ी एक कस्टमर होने के नाते, तो मार्केट में जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया उसको 30 से 40 रुपये में पड़ जाता है वो प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट एक कस्टमर तक आते आते 100 रुपये में ट्रांसफर हो जाता है। कंपनी से प्रोडक्ट चला था 30 रुपये में और कस्टमर तक आते आते 70 रुपये में वो प्रोडक्ट आ जाता है। तो दोस्तों मार्केट में अभी तक क्या हो रहा था, ये 70 रुपया 60 रुपया कौन लोग कमा रहे थे? जिनके पास पूंजी थी, जो कोई बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले पाते थे, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाते थे, या कहूँ जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, वही इस रोटेशन में जो पैसा घूमता था, इकोनॉमी में जो पैसा ये घूम रहा था, उसको कमा रहे थे। या फिर सेलिब्रिटी लोग, एक्टर एक्ट्रेस लोग, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पर आकर के, वही सेलिब्रिटी, वही पूंजीपति ये पैसा कमा पा रहे थे। लेकिन किसी बिजनेस के जानकार इंसान ने क्या छोटा सा एक परिवर्तन किया, और ये परिवर्तन आज हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, इस पूरे संसार में बहुत लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा सा चेंजेस, कि उन्होंने सोचा कि यार ये 60-70 रुपया जो इकोनॉमी में घूम रहा है, ये पैसा मार्केट के व्यापारी के पास क्यों जाएगा, ये पैसा किसी सेलिब्रिटी के पास क्यों जाएगा। मैंने ऐसा सुना है कि जितना पैसा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि सर विराट कोहली ने 200-400 करोड़ रुपया शायद क्रिकेट खेल के कमाया है, और इससे शायद 3 गुना या 4 गुना ज्यादा पैसा वो एडवर्टाइजमेंट करके कमाया है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, उदाहरण के तौर पे, अगर मान लेते हैं विराट कोहली ने 200 करोड़ रुपया, सॉरी अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि 2000 करोड़ रुपया, ऐसा मैं सुना हूं कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके कमाया है, तो किसी जानकार ने सोचा कि यार ये जो एक इंसान 2000 करोड़ रुपया क्यों कमाएगा, अगर 2000 लोग विराट कोहली के जैसा काम कर दें और उनको 1-1 करोड़ भी अगर मिल जाए, तो देश में बेरोजगारी किस हद तक खत्म हो सकता है। और जो काम कोई एक इंसान कर रहा है
वो काम 2000 लोग कर दें। और काम क्या करना है, जो बिजनेसमैन कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी लोग एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट का, जिसे वो खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो इंसान जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है उसी को प्रमोट करके अपने बिजनेस को प्रमोट करते हुए वो ये काम आसानी से कर सकता है। प्रोडक्ट भी प्रमोशन होता है, इससे साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ता है। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट की पावर क्या है ये मैं आपको क्या बताऊंगा। हमारे देश के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बिजनेस कोच हैं, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं जिनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहा है कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सके, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सके, अगर आप एक अच्छा लॉयर नहीं बन सके, या आप एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन सके, लेकिन आप इनके जैसी या इनसे भी अच्छी जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, और अगर कोई इंडस्ट्री आपको दूसरा मौका इनके जैसा बनने का अगर दे रही है, तो उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सॉरी सुशांत सर, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ। Yes, sir. विवेक बिंद्रा जी और एक बात बोले थे कि अपनी खुद की संतान भी हो चाहिए तो थोड़े समय के लिए तो मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री जरूर दिलाऊंगा करके, ताकि क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई लोग कुछ कमाए या ना कमाए, लेकिन वो यहाँ का जो ट्रेनिंग से, यहाँ का जो रिलेशनशिप से, यहाँ का जो लोगों का जो जो परिचय होता है, हमेशा पॉजिटिव की बात यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे वो इंसान एक ऐसा प्रोडक्ट बनकर कन्वर्ट होता है, जैसे कि मैं सोच रहा था हमेशा नेगेटिविटी के बारे में, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में दोबारा एंट्री मिली तो मैं एकदम कन्वर्ट हो गया। जो सुसाइड के थॉट्स थे चले गए, जो नेगेटिव एनर्जी थी कंप्लीट चली गई, एंड एक अच्छा पॉजिटिव लाइफ को आज मैं जी पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो टीचिंग या पढ़ाई या ट्रेनिंग जिसके कारण। सर बिल्कुल सही जी। तो सर मेरा आपसे मैं भी ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल में कभी भी ऐसा नहीं था जैसे आज मैं लोगों के सामने बात कर पाता हूँ, प्रेजेंटेशन दे पाता हूँ। ये एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जो ट्रेनिंग मिलता है, ये ट्रेनिंग इतना पावरफुल ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर कोई इंसान इनको सही से अगर महसूस कर ले तो अपने जीवन में किसी भी फील्ड में फेलियर नहीं रह सकता। वो इतनी पावर इन ट्रेनिंग के अंदर होती है। सही बात है। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कैसे सर आप इस इंडस्ट्री में आज यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं थोड़ा सा आपके इसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा रिहेबिलिटेशन मतलब पुनश्चेतन का जो कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, ताकि जब वहां पे मैंने जाके देखा मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे वहां पे, तब मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ कि चल नहीं पा रहा हूँ, फिर नहीं पा रहा हूँ, मेरा काम खुद नहीं कर पा रहा हूँ। वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा तो एक कॉन्फिडेंस आया। रिहेबिलिटेशन के बाद मैं मेरा पूरा काम मैं अकेले करने लगा, मैक्सिमम काम जो होते हैं ना मैं अकेला करने लगा, तब एक कॉन्फिडेंस आया कुछ करना है करके, कुछ रोजगार करना है करके। तो जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम कर रहा था वहां पे मुझे तो बहुत अनसर्टेनिटी सी दिखाई दे रही थी, कुछ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था मुझे, फिर भी तरक्की कुछ नहीं दिख रही थी। तो मुझे दोबारा और एक मौका मिला उसी इंसान द्वारा, जो मुझे पहले फर्स्ट टाइम जो 2007 में मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिए थे, उनका नाम है मिस्टर प्रमोद कुमार रोल सर जी, जिनका कंपनी है डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मुझे फिर से और एक मौका मिला और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके कारण आज आप देख पा रहे हो व्हील चेयर के ऊपर हूँ, खुद चल नहीं पाता हूँ। मैं मतलब बहुत सारे ऐसा चैलेंजेस आज भी मेरे लाइफ में है, लेकिन अगर मेरे फेस को एक बार आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये नहीं लगता होगा कि ये बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहा है। सही ये व्हीलचेयर थोड़ी बहुत आपको दिख रही होगी, लेकिन आज इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ लाइफ को लेकर, इस कंडीशन को लेकर, बहुत अच्छा तरक्की आज मैं डियर लाइफ में कर पा रहा हूँ। एंड ये तो अचानक नहीं हुआ, जब भी मौका मिला 2018 में मेरा माइंडसेट को मैंने ठीक किया, ताकि मैंने लाइफ में कुछ करना है जी। लाइफ में कुछ करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की होने की बहुत जरूरत है। तो राइट प्लेटफॉर्म तो मुझे मिला डियर लाइफ जी। उसके बाद मेरा एक ड्रीम था, मेरा सपना था, इसी सिचुएशन में कुछ करके दिखाना है जी। दूसरों बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत डिसेबल लोग हैं,
तो उनको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, उनको उनका लाइफ को लेकर एक मिसाल बनना है, एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है, ताकि वो लोग भी अपना चार दीवारियों को छोड़कर बाहर आ सके। तो डियर लाइफ ने मुझे बहुत मदद की, प्रमोद सर ने मुझे बहुत मदद की इस काम के लिए। एंड ये मैं बताना चाहता हूँ, फिर से मेरा लाइफ को पॉजिटिवली जीने लगा। अच्छा किताबें पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, सुबह का टाइम को पॉजिटिवली स्पेंड करना, अच्छा सोचना, लोगों को अच्छा करने के बारे में सोचना। जो भी डायरेक्ट सेलिंग डिमांड करता है, जो कि ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग लेना, बुक्स को पढ़ना, रोज मीटिंग पॉइंट्स में जाना, लोगों से बातचीत करना। तो सर आप ट्रेनिंग में जाया करते थे? हाँ, मैं ट्रेनिंग में जाया करता था। ऐसी स्थिति में कैसे जाया करते थे फिर आप? हाँ, मेरे पास एक मॉडिफाइड स्कूटी थी। अच्छा। जैसे कि आप जो भी डिसेबल हो या विकलांग लोग जो चलाते हैं, जिसके साइड में व्हील्स होते हैं, वैसी वाली स्कूटी मेरे पास थी। उसको फिर से मैंने मॉडिफाई किया, क्योंकि उस स्कूटी में व्हीलचेयर नहीं रख सकते, क्योंकि व्हीलचेयर हमेशा मेरे लिए जरूरी चीज थी। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए उसको मैंने मॉडिफाई किया। एंड रोज मैं जाने से पहले मैं स्कूटी में बैठता था बैलेंसिंग करके। बाद में मेरे मम्मी या भाई उस स्कूटी को फोल्ड करके मेरे स्कूटी में बांधते थे व्हीलचेयर को। तो फिर मैं लगभग घर से 5 to 6 किलोमीटर के अंदर जो गुरुकुल आ रहा था, जिसको हम मीटिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे मीटिंग्स होते हैं, जहाँ पे प्रेजेंटेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, उस पॉइंट में मैं जाने लगा। स्कूटी आने से पहले तो मैं रिक्शे में जाता था, हर रोज जाता था। बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन लाइफ में एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया डियर लाइफ में, नहीं यार कुछ करना है। तो फिर रिक्शे के बाद स्कूटी आई, स्कूटी को मॉडिफाई करके चलने लगा। लगभग 1.5 साल ऐसे ही गया। तो फिर आपको पता है, अगर आप एक राइट प्लेटफॉर्म में हो, उसी के साथ साथ एफर्ट भी करोगे, ड्रीम भी आपके साथ है, तो रिजल्ट्स आना तय है। डेफिनेटली अगर मेहनत अगर की जाए तो कहते हैं ना कि सर मेहनत इंसान की कभी नहीं मरता है जी। और जैसा आप बातों बातों में बता रहे थे कि 1 से 1.5 साल तक सर को स्ट्रगल करना पड़ा, हार्डकोर मेहनत करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना सफलता रातों रात कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल। धीरे धीरे सर ने मेहनत करते चले गए, लोगों से मिलते चले गए और ये बिजनेस उनका बढ़ता चला गया। और आज सर इस मुकाम पर हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक हमारी डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमारी इस प्यारी सी कंपनी में हमारे रायन फर्नांडीज सर, सुनने के लिए आप लोग ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे पूरे देश में टॉप 10 लीडर में, जो टॉप 10 इनकम करने वाले जो लीडर्स होते हैं, टॉप 10 एथिकल जो लीडर्स हैं, जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, जिनको नाम से जाना जाता है, उनमें पोजीशन होल्ड करते हैं मिस्टर रायन फर्नांडीज सर, जो जिनसे आप बात कर रहे थे। और रॉयल डायमंड एम्बेसडर जो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा पिन है, आज उसमें उस पिन पर हमारे सर हैं। और पूरे भारत देश में आज जहाँ जहाँ डियर लाइफ हमारी कंपनी का काम चलता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन में अगर हमारे सर का अगर नाम ना लिया जाए, अगर सर के बारे में अगर ना बताया जाए, तो प्रेजेंटेशन अधूरा रहता है दोस्तों। फैमिली सिक्योरिटी की एक मिसाल, फैमिली सिक्योरिटी का एक एग्जाम्पल जिन्होंने क्रिएट किया, वह हमारे मिस्टर रायन फर्नांडीज सर। तो सर मेरा आपसे आगे एक सवाल रहेगा। सर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ जी। जब ये काम मैंने शुरू किया डियर लाइफ में, बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे चैलेंजेस नहीं आए। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लोगों ने नेगेटिव मारा, लोगों ने ताने कसे, डिस्करेज करने की कोशिश की। जिनको भी इस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा था या प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा था, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्शन किया, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जिस एथिक्स के बारे में बात किया जाता है, एंड मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। आप बोल दीजिएगा ना, 80% डिसेबिलिटी होने के बावजूद जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, अगर इतना अच्छा तरक्की मेरी यहाँ पे हो रही है, तो एक नॉर्मल इंसान जो चल फिर सकता है, अपना काम खुद कर सकता है, क्या वो नहीं कर पाएगा? क्या 100% सभी कर सकते हैं। क्या ये गलत है क्या? मैं अगर मैं उनको प्रमोट करूंगा इस कंपनी को, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये जिस प्रोडक्ट्स को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, उसी से मुझे तरक्की मिल रही है, क्या वो गलत है क्या? नहीं। अगर ये काम अच्छे, मतलब मेरे जैसा इंसान के अंदर एक पॉजिटिव
परिवर्तन लेके आया है, तो हर इंसान को ये काम करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको थोड़ा सा इस जगह में बोलना चाहूँगा, एक्चुअली हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों के साथ ये परिस्थिति होती है कि लोग अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं ना, उसके लिए कभी प्रयास नहीं करते हैं, बिल्कुल सही अपनी बात। पूरी ताकत नहीं लगाते हैं। आपने सुना होगा और हमारे दर्शकों ने भी ये सुना होगा, कहते हैं अगर आप किसी भी काम में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपना तन मन धन आपको उसमें लगाना पड़ेगा। अपनी पूरी ताकत अगर आप झोंक देंगे उस काम में तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और सर आपको कोई क्या नेगेटिव मारेगा, आपको कोई क्या नीचे गिराएगा, ऑलरेडी आप जिस परिस्थिति को फेस करके आए हैं, बिल्कुल, मतलब वहां से कोई नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव क्या हो सकता है आपके जी, लिए जी। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको जीवन में कोई बहुत बड़ा नेगेटिविटी अगर फेस करना पड़े, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए सर, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही जिससे बात हम बहुत मजबूत होते हैं, हमारे हाँ। इरादे मजबूत होते हैं, अगर उनको फेस करने की हमको ताकत मिलती है हाँ। है ना सर। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा रहा सर। आपने काम कैसे किया फिर, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने अपने बिजनेस को किया, फिर कैसे आप, चूंकि आप तो जैसे आप बताइए कि आप घर से बाहर निकलना शुरू हुए, आप रूटीन वर्क करना शुरू किए, तो फिर कैसे कैसे आपने काम किया? जैसे आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर हमारे डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो भी काम को डिमांड करती है, जो भी एक्शन पार्ट को डिमांड करती है, वो मैं करने लगा। जैसे कि लोगों से मिलना, उनको हमारे प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल और बिजनेस पीपल के बारे में बताना, क्योंकि हमारा एक ऐसा जबरदस्त लीडर है हमारे प्रमोद रोल सर, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 13 साल का उनका एक्सपीरियंस, बहुत रिच एक्सपीरियंस है। उनका डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। तो इतना अच्छा लीडरशिप मुझे मिल रही है, तो मैं पीछे कैसे रहूंगा। मुझे भी उन्होंने साथ साथ आगे बढ़ा के लेके गए, एंड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उसको इस्तेमाल करने लगा। एक बात मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूँ, मैं पहले ऐसे कभी हावर्स तक, बहुत घंटे तक नहीं बैठ सकता था। अगर 15-20 मिनट भी बैठूंगा ना, बहुत पीठ में दर्द आता था कंटिन्यूस, कभी वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन जब से मैं डियर लाइफ का हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स यूज करने लगा, जैसे कि नोनी, आंवला, एलोवेरा, ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही थी, मेरा थकान मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था। अभी आप बोलो एक या 2 घंटे नहीं, अगर 10 घंटे भी बैठना हो ना, मैं आपके साथ बैठ के काम करूंगा। कमाल की बात है इतना सर। अच्छा रिजल्ट्स यहाँ से मिल रहा है, तो क्या मैं दूसरों लोगों को बताना कुछ गलत है कि इसके बारे में? बिल्कुल नहीं सर। तो मैं बताने लगा जो सच्चाई डियर लाइफ से, जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही थी ना, 4 लोगों के साथ इसके बारे में बातचीत करने लगा। उनको मैंने प्लान के बारे में बताने लगा, जो मेरा लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे ना, उनको मैं बताने लगा। तो शुरू में लोग रिजेक्ट करते गए, लेकिन बाद में मेरे साथ लोग जुड़ने लगे। मेरे साथ उन लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छा एनकरेजमेंट भी दे रहे थे, साथ साथ डियर लाइफ में वो लोग आ रहे थे। ऐसे करते करते हफ्ते गए, महीने गए, साल भी निकल गए, साथ साथ टीम भी बढ़ती गई, टीम में लीडर्स भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गए। तो आपने ही बोला, अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में हो, सही प्लेटफॉर्म में हो, तो रिजल्ट्स भी आएंगे। तो जो इनकम का एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं कर पा रहा था डिसेबल रहते हुए, वो 8 साल में एज ए बेड रिडन सिचुएशन में रहते हुए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कभी 100 रुपया भी कमा पाऊंगा करके, कभी 1000 भी कमा 1000 की तो बात छोड़िए, 1 रुपया कमा पाऊंगा कि नहीं, ऐसा एक डर था मेरे अंदर। लेकिन धीरे धीरे डियर लाइफ में इनकम आना शुरू हुआ। कभी 5000, कभी 10,000, 15,000, ऐसे फिक्स्ड इनकम नहीं रहता है डायरेक्ट सेलिंग। नहीं सर, कई लोगों का ये मन में रहता है। हाँ। मैं जब हम कई लोगों को हम हमारे बिजनेस के बारे में बताते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि तो मेरा कोई फिक्स इनकम होना चाहिए ना। फिक्स इनकम होगा तो हम काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कितनी कमाल की बात है, जो सर से मैं सुना था एक बार, अभी कुछ दिनों पहले सर बता रहे थे मुझे बातों में कि सर फिक्स इनकम, अगर कोई मुझे बोलता कि डियर लाइफ में फिक्स इनकम है तो मैं कभी नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि सर जब इनकम करना स्टार्ट किए, तो मैं सर आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा कि कैसे, जैसा आप बता रहे थे कि कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप कंटिन्यू उसको करें। जैसे मैं जितना एफर्ट डाल रहा था, शुरू में बहुत एफर्ट डाला, लेकिन उसके बाद जो सिंसियरली एफर्ट डालने थे वो डाले, लेकिन मेरा अकेले का एफर्ट नहीं था, टीम भी पीछे खड़ी हो रही थी, जिसके कारण इनकम भी धीरे धीरे
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगा। ऐसा ग्रोथ आया कि कभी 50,000 भी मैंने, वो तो सोच ही नहीं सकते एज ए डिसेबल पर्सन, 80% डिसेबिलिटी के बाद वो भी पड़ाव पार हो चुका था। कभी 60,000, कभी 80, कभी 90, ऐसे होते होते लॉकडाउन भी लग गया। हाँ, कोरोना की वजह से। हाँ, तब लगा अरे यार ये अब क्या होगा। सबको डर सताता है क्योंकि किसी ने कोरोना का जो सिचुएशन, कोविड-19 सिचुएशन हमारे जनरेशन छोड़िए, हमारे पीछे वाले जनरेशन में भी नहीं देखा था। तो सब लोगों को एक नया चीज थी। लॉकडाउन लगा, सब काम धंधे बंद हो गए, जॉब्स भी जाने लगी। बहुत सारे लोगों का जो इनकम सिचुएशन है खराब हो गया। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सैलरी 50% कटौती होने लगी, नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे थे। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर दिया था लॉकडाउन के दौरान। खाना पीना तक का बहुत दिक्कत हुआ था। तो उस सिचुएशन में मुझे लगने लगा डायरेक्ट सेलिंग का क्या होगा। डियर लाइफ में तो मैं काम कर रहा हूँ, इसका क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा अभी। तो दोस्तों आपको अब सब लोगों को पता है, मार्च में लॉकडाउन लगा था 2020 में, अप्रैल में फुल चला, मई में भी फुल चला। उसके बाद धीरे धीरे करके जून में वो खुला। तब हमारा कंपनी का हमारा जो कामकाज फिर भी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत चल रहा था। तो जिस इनकम का एक्सपेक्टेशंस मैंने नहीं रखा था लॉकडाउन में, तो जब वो मंथ क्लोजिंग हुआ मई 2020 में, तो उस समय वो इनकम आया था लगभग 1,35,00,000 रुपया। 1,35,000 रुपया, सॉरी 1,35,000 रुपया का इनकम आया। जो कि मतलब सर ने शुरुआत किया 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे करते करते लॉकडाउन भी हुआ, मार्केट बंद भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके आपका इनकम बढ़ते चला गया, आपकी मेहनत बढ़ती चली गई और आज आप लाखों में इनकम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो एक इस स्थिति में सोचना भी, मतलब मैं कहूँगा कि सोचना भी गुनाह है, लेकिन आपने उसको साबित करके दिखाया। और सर आपने केवल इसको साबित नहीं किया, आपने उन तमाम लोगों को ये मैसेज दिया है कि मन स्थिति अगर सही होगी, अगर इंसान अपने जीवन में अगर सपने अगर देखना शुरू करे, अगर उसका सपना आगे बढ़ने का हो, तो इंसान अगर इस स्थिति में आगे बढ़ सकता है, तो हमारे पास फिर सब कुछ है। जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं वो चैलेंजेस किसी और को फेस नहीं करने पड़ते, तो कम चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, है ना सर? बिल्कुल। तो सर मेरे एक और सवाल आपसे है, जो घटना आपके जीवन में घटी जिसके लिए एक्चुअली आपको इस जगह में आना पड़ा, यहाँ पे और रोकना चाहता हूँ सुशांत भाई, क्योंकि यहाँ पे वो बात अधूरी रह गई। तरक्की की बात कर रहे थे, दूसरी बार भी लॉकडाउन लगा था। हाँ, तब तो हम एक्सपर्ट हो चुके थे लॉकडाउन में काम कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर हमारा इनकम में भी तरक्की आ गई। जब दूसरा लॉकडाउन खुला, तब हमारा मंथली इनकम जो क्लोजिंग का आया था 1,48,000, 1,48,000 रुपया। और आज आप सर मतलब हर महीने लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम एवरी मंथ कर रहे हैं इस सिचुएशन में भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं डियर लाइफ की लीडरशिप, डियर लाइफ की पावर, डियर लाइफ कंपनी का बिजनेस प्लान। और कमाल की बात ये सर, मैं आप ये बात बोले नहीं लेकिन मैं उसे जरूर बताना चाहूँगा, आज डियर लाइफ बिजनेस इतना इजी टू डुप्लीकेट है, कोई भी इंसान इसको समझ सकता है, कोई भी इंसान इसमें काम कर सकता है, 18 साल उम्र ही नहीं चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान में कोई भी इंसान इसको सीख करके कर सकता है और कामयाब हो सकता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, रोजमर्रा दैनिक उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। उनकी प्राइस कंपनी ने ऐसा रखा है कि हमारे देश में 80 से 90% लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको ध्यान में रख के ऐसा प्राइस मेंटेन किया है जहां पर लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। तीसरी सबसे बड़ी खासियत की बात यह है दोस्तों, प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उन पे जो प्राइस है उससे जो मतलब जो प्राइसिंग है वो तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। जबरदस्त क्वालिटी के साथ हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आया गया। चौथी सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ उन पे मिलने वाला बिजनेस वॉल्यूम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, जो बिजनेस वॉल्यूम होता है,
उसी के ऊपर पूरा बिजनेस प्लान चलता है। और कमाल की बात ये हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उन पे बिजनेस वॉल्यूम हम लोग देखें तो 65% से 30% से लेकर के 65% तक एवरेज अगर आप निकालेंगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप निकालें, समझने की कोशिश करें, अगर आप मान लेते हैं 1000 रुपए का प्रोडक्ट अगर DLF से खरीदते हैं ऑल कैटेगरी में जाकर के, तो मिनिमम 50% बिजनेस वॉल्यूम तो मिल ही जाता है, जिससे एक मेहनत करने के बाद, एक डिस्ट्रीब्यूटर को काम करने के बाद उसको एक सही आउटपुट, एक सही रिजल्ट उसको हमारे इस बिजनेस प्लान के माध्यम से मिल पाता है। बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल हमारे सामने मिस्टर रायन फर्नांडिस सर, जो आज ऑलरेडी लाखों में इनकम करते हैं, जी, है ना सर? जी। तो इतना इजी है कि व्हीलचेयर के ऊपर बैठा हूँ, 80% डिसेबिलिटी है, चल फिरने का प्रॉब्लम है, मूवमेंट करने के लिए बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फिर भी आज इस डियर लाइफ का जो बिजनेस प्लान इतना आसान है करके आपने बताया, उसको आसानी से मैंने इम्प्लीमेंट करके आज इस लेवल पे आने के लिए मुझे पॉसिबल हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें जान करके। सुशांत सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ जी। दर्शकों के लिए एक बात जी, जो कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ आज मेरे इंटरव्यू जो ले रहे हैं सुशांत सर जी, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारे डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक बहुत बड़े लेवल पे है, वो भी एक रॉयल डायमंड एम्बेसडर है। सिर्फ वो नहीं, उनके बड़े भाई जो है नीरज डुंडुबी एंड उनके छोटे भाई हैं योगेश डुंडुबी, तीनों भाई साथ में मिलकर इस डियर लाइफ में थेल का मचा के रखे हैं। मतलब इतना बढ़िया अच्छा इनकम कर रहे हैं। लगभग उनका फैमिली में तीनों भाइयों के द्वारा लगभग 4 लाख से भी ज्यादा मंथली इनकम जा रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप अचीवमेंट हुए हैं, नेशनल ट्रिप तो होते रहते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारा ऐसा तरक्की आज वो लोग कर रहे हैं। सिर्फ वो ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं, बहुत सारे फैमिलीज को एक अच्छा एक इनकम दिला पा रहे हैं, अच्छी लीडरशिप आज दे रहे हैं। दोस्तों, आज अगर मैं भोपाल में बैठ के ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ तो इसका एक डायरेक्टर जो रीजन बोल सकते हैं सुशांत सर, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए शब्द बयां किए, मैं आभारी हूँ आपका। और एक्चुअली मैं इसके सच बताऊँ तो मैं इस जगह के मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। ये तो हमारी सिस्टम की पावर है और हमारी लीडरशिप की पावर है कि आज मेरा पूरा परिवार इस जगह में है और मेरी टीम में आज हज़ारों लोग हैं जो आज बहुत अच्छी पोजीशन पर है और आपकी टीम में भी हज़ारों लोग हैं जो आज बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं और इस समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। तो मैं एक बात आपको बताना भूल गया, ऑलरेडी हमारे सर जो आज आपके सामने हैं, आज अपनी खुद की एक सपनों की कार मारुति सुजुकी बलेनो ब्लू कलर की 10 लाख रुपए की कार आज अपनी इनकम से परचेस कर चुके हैं। और कमाल की बात यह है, इस गाड़ी को वो खुद ही चलाते हैं और मुझे सर से बातों बातों में पता चला इस 2 साल के शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने अपनी गाड़ी को 45,000 किलोमीटर रन कर चुके हैं। और ये जो 45,000 किलोमीटर जो रन किए हैं अपने सेक्टरों में जाने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, आज उन्होंने इस गाड़ी को इतने बड़ी जगह में इतनी ज़्यादा मात्रा में चला चुके हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कई लोगों को डाउट आता है सर चल नहीं पाते हैं, पैर में सेंसेशन नहीं है, फिर भी ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। ये हैंड ड्रिवन कार है, मॉडिफाइड कार है, जिसको चलाने के लिए पैर की जरूरत नहीं है, 2 हाथ सलामत है तो हैंड ड्रिवन। मतलब सर के कहने का मतलब ये है कि जो कार है ये मॉडिफाइड कराया हुआ है अपने अकॉर्डिंग। जैसे एक्सीलरेटर और ब्रेक के लिए जो हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं कार में, सर ने अपनी कार को ऐसे डिजाइन कराया है कंपनी को बोलकर कि वो एक्सीलरेटर और ब्रेक का जो काम है वो अपने हाथों से कर पाते हैं और जो स्टीयरिंग व्हील है उसको भी हाथों से ऑपरेट करते हैं और एक्सीलरेटर गियर को भी हाथों से ऑपरेट कर पाते हैं। तो उसको वो बढ़िया तरीके से, हम ऑलरेडी आपका वीडियो देखे भी है सर, आपने हमको बताया भी था और हमारे दर्शकों को भी मैं अगर होगा तो ये वीडियो मैं आपको बहुत जल्द आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। और आज जैसे ड्राइविंग की मैं बात कर रहा था, सर से जब मैं चर्चा कर रहा था, सर के बारे में जब मैंने जाना बहुत करीब से, जब मैं सर के साथ काफ़ी दिनों से अभी हूँ, तो बातों बातों में मुझे पता चला कि वो जो एक दुर्घटना हुआ था, दोस्तों कभी भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा जीवन में कभी किसी इंसान के जीवन में ऐसा क्षण ना आए जैसे कभी ये सुनने के लिए मौका मिले कि वो कभी लाइफ में चल नहीं सकता है, क्योंकि ये सुनना मतलब मौत के जैसा लगता है। तो मेरे व्यूअर्स को, मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी दोस्तों को ये एक संदेश मेरी तरफ से है और सर की तरफ से संदेश है। आप जब भी सड़क पर निकलते हैं दोस्तों, कभी जल्दबाजी मत कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को सिंसियरली फॉलो कीजिए, क्योंकि काश वर्ड कितनी तकलीफ दे सकता है
ये आप और हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब सर से मैं बात कर रहा था, अभी कल परसों की बात है, जब मैं सर के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, तो सर से बातों बातों में जब मैंने पूछा तो सर ने मुझे बताया कि सुशांत भाई, जो काश वर्ड है वो मेरी ज़िंदगी में मैं हमेशा सोचता हूँ कि काश उस दिन ये नहीं हुआ होता, काश उस दिन मैंने कुछ सुरक्षा या मैं कुछ सावधानी बरता होता तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसा नहीं होता। सर मुझे बताते हैं कि आज जब भी मैं किसी को तेज़ बाइक चलाते हुए, तेज़ रफ्तार के साथ वाहन चलाते हुए देखता हूँ तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मत चलाओ यार। अगर ऐसा घटना तुम्हारी ज़िंदगी में घट गया तो इतनी खुशनुमा जो ज़िंदगी है ये कितना बेकार हो सकता है। दोस्तों, सर मुझे बता रहे थे कि जब वो इस सिचुएशन में है, जब अपने आंखों के सामने जब बच्चों को दौड़ते, खेलते, भागते, अपने रोज के काम बड़े आसानी से करते हुए देखते हैं तो वो काश वर्ड को याद करते हैं कि काश उस दिन ये घटना मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ होता। तो मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, मेरे सभी दोस्तों के लिए संदेश है कि गाड़ियाँ बहुत आराम से चलाइए, वाहन बहुत आराम से चलाइए, ट्रैफिक रूल्स को सिंसियरली फॉलो कीजिए, तभी आप एक सही जगह में अपने ट्रैवल को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज हमने सर के साथ बहुत सारी चर्चा की, मैंने बहुत कुछ जाना, मैंने बहुत कुछ सीखा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप मेरे बीच, आज हमारे बीच आए और आज आपने इतना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के लिए दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ सर। आज आपकी वजह से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। मेरा आखिरी में एक मैसेज, एक संदेश है जो सर के बिहाफ से और मेरे बिहाफ से आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो करके दोस्तों कामयाब अगर होना चाहते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और हम जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, हमारे जैसे पारिवारिक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को जितना जल्दी हो सकता है इस बात को मान लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी अगर बदल सकती है तो वो सिर्फ मेहनत करके ही बदल सकती है। भाग्य के भरोसे बैठने से आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करना जानते हैं। और एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, मनस्थिति अगर आपकी सही है तो इस विपरीत परिस्थिति में भी आप कामयाब हो सकते हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। कभी अपने आप को छोटा मत कीजिए, कभी ये मत सोचिए कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं है। दोस्तों, कभी ऐसा मत सोचिएगा। आज डियर लाइफ जैसा पावरफुल सिस्टम अगर आपकी ज़िंदगी में मिल चुका है, इसे आइडेंटिफाई कीजिए, इसे पहचानिए। आज लाखों हजारों लोग इस प्रोफेशन से आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आप भी इस प्रोफेशन से आगे बढ़ सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप इतनी देर से मेरे साथ हैं, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँ। ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज, मैं इसको स्टोरी नहीं कहूँगा, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, मैं आपके सामने लेके आते रहूँगा। और आपके जीवन में मैं क्या परिवर्तन लेकर आ सकता हूँ, इसके लिए मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तो बहुत लंबा चलना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे तक जाना है। अभी तो इस मिशन की जस्ट शुरुआत हुई है दोस्तों। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है, जो मन से हार रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आपको कोई जिता नहीं सकता है। और अगर आप मन से जीते हुए हैं और आज अगर आप हार भी गए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन से अगर आपकी जीत है तो आपकी जीत निश्चित है। एकदम सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मेरे चैनल के साथ साथ मैं जरूर आप सभी लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे रायन फर्नांडीज सर भी, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रायन फर्नांडीज एंड इंस्पिरेशन। दोस्तों, इस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर के साथ आप जुड़े रह सकते हैं, ताकि सर के माध्यम से भी डायरेक्टली वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, तो वो भी आपको मिलते रहेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।